नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें हम अपना पूर्वावलोकन सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे। पॉलिटी के पूर्वावलोकन सीरीज़ में ये हमारा आज 14वां लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि सारा कुछ क्रम से मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। जो पूर्वावलोकन सीरीज़ में दिया हुआ है, मैंने क्रम से पढ़ाया हुआ है। अगर आप क्रम से समझे रहेंगे, पॉलिटिक्स सेक्शन का जो एक बेसिक होता है वो अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स हो वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो अगर आपने 1-2 बार भी अगर उस क्वेश्चन को देखा हुआ है, तो सामने जब ऑप्शन नज़र आता है, तो दिमाग का 70% पोर्शन उसी ऑप्शन को ऑब्जर्व करता है जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। तो ऐसे में क्वेश्चन के सही होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। प्रीलिम्स पास करने के लिए सिर्फ टेक्निक की ज़रूरत होती है। अगर आपने वो क्वेश्चन 3 से 4 बार पढ़ा हुआ है, तो वो आप अपने आप ही उसको सही कर ले जाएँगे, मन नहीं भटकेगा। वहीं अगर प्रीलिम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन है, जिसको आपने नहीं कभी पढ़ा है, तो अगर उस सब्जेक्ट का आप बेसिक जानते हैं, तो आप अनुमानतः वहाँ तक सही आंसर सही कर सकते हैं। अगर आप उस सब्जेक्ट का बेसिक नहीं जान रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ही सही होता है। तो चलिए प्रारंभ है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट ज़रूर करिए। आइए प्रारंभ करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री में कितने लोग होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में? पहला प्रधानमंत्री स्वयं, फिर जो कैबिनेट होती है वो, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी राष्ट्रपति के कार्यों को उनकी सलाह करने के लिए कौन होगा? एक मंत्री परिषद होगी। किसमें लिखा है? आर्टिकल 74(1)(a) में लिखा है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। मतलब कि पहले ये चीज उल्लेखित नहीं था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया, तो उसमें बताया गया कि जो राष्ट्रपति होंगे वह अपने जो कार्य करेंगे वो किसकी सलाह पर करेंगे? वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर सहायता या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेंगे और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये कहा गया कि राष्ट्रपति अपने प्रत्येक कार्य के लिए मंत्रिपरिषद से की सलाह मानेंगे, लेकिन ये बाध्यकारी करती है कि जो सलाह मंत्रिपरिषद देगी वह माना जाएगा कि संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से बोला गया। फिर वहीं जब सरकार बदलती है उस समय की, तब होता है 44वां संविधान संशोधन, जिसमें राष्ट्रपति की गरिमा को बनाए रखने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, जिसमें बोला गया कि राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद की सलाह मिलेगी कार्य करने के लिए, उस पर उनको पुनर्विचार, यानी कि मंत्रिपरिषद को वो जो सलाह दी गई है फिर से एक विचार करने के लिए राष्ट्रपति वापस करेगा। अगर वापस से यानी कि एक बार वापस करने के बाद फिर से मंत्रिपरिषद के माध्यम से वही सलाहें आती है, कोई और सलाह आती है, तो राष्ट्रपति उस कार्य को करने के लिए बाधित होगा। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न है कि किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है और यदि दी तो क्या दी। यानी आर्टिकल 74(1) में क्या दिया गया है कि मंत्रिपरिषद सलाह देगी राष्ट्रपति को। उसके लिए 2 बार संविधान संशोधन हुए, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन हुआ। लेकिन फिर जब आर्टिकल
74(2) को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि किसी भी न्यायालय में यह जांच नहीं हो सकती है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। यानी कि जो मंत्रिपरिषद की सलाह है, उसका किसी भी प्रकार की जांच या पुनर्विलोकन करने का अधिकार जो है न्यायालय को नहीं है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त होके आता है। नियुक्त होके आता है, ध्यान रखिएगा। उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है हमारा राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। 75(1) में लिखा ये है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करेगा। किसमें लिखा है? 75(1) में लिखा गया है। 75(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। आर्टिकल 75(1)(a) यानी कि 1 में क्या लिखा है? यह लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की मंत्रियों की संख्या जो होगी वह लोकसभा के कुल सदस्य जितने हैं, लोकसभा में जितने सदस्य हैं उन सदस्य का 15% ही उनकी मंत्रियों की नियुक्ति होगी। यह किसमें बोला गया? यह बोला गया था 91वां संविधान संशोधन 2003। ये याद रखने वाली बात है, किस संशोधन में बोला गया था? वह संशोधन था 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उपयुक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यानी कि 75(2) में जो मंत्री होंगे वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। इसके प्रति होती है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मतलब कि उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? वह होता है लोकसभा के प्रति। होती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्या? कि मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग कि मंत्री की कैबिनेट जो मंत्रिमंडल शब्द है वह इसमें प्रयुक्त किया गया है। वह किया गया है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया केवल एक बार। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं। मतलब कि कोई भी कार्य जो होता है उसका सही और गलत, अगर कार्य अच्छा हुआ तो, बेकार हुआ तो जनता किसको उत्तरदायी मानती है? वह मानती है मंत्रियों को उत्तरदायित्व मानती है, यानी कि लोक प्रतिनिधित्व जो होते हैं उनको मानती है। वहीं जो सरकारी अधिकारी या कोई अधिकारी होते हैं वो अनामता के सिद्धांत पर अपने आप को संरक्षित कर। अनामता के सिद्धांत से तात्पर्य है कि मेरा नाम नहीं होगा, यानी किसी जिला अधिकारी या किसी लोक सेवक का नाम नहीं होगा। वह कार्य उस कोई भी योजना होगा उसके प्रति नाम किसका लिया जाएगा? केवल और केवल मंत्रियों के नाम या वहां के लोक प्रतिनिधित्व जो होंगे उनका नाम लिया जाएगा। लेकिन
जो अधिकारी होंगे उनका नाम नहीं लिया जाएगा, इसी को हम कहते हैं अनामता के सिद्धांत। और अधिकारियों के द्वारा दिए गए क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासन मुख्य कैबिनेट सचिव होते हैं, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का प्रदेश अध्यक्ष भी होता है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया, तो उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी में से एक का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर 6 महीने अगर अनिवार्य है, हाँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आनन-फानन में नियुक्त किया गया, तो 6 महीने तक वह मंत्री पद धारण करेगा। 6 महीने के अंदर उसको या लोकसभा या राज्यसभा से जीत के आना होगा। अगर वह नहीं आ रहा, तो ऐसे कंडीशन में उसके मंत्री पद की समाप्ति हो जाएगी, अगर 6 महीने के अंदर नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। यानी कि प्रधानमंत्री के साथ जो अन्य मंत्री होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री जो होता है अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि राष्ट्रपति ही मुख्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इसीलिए प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उनके द्वारा मांगी जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 78 में ये लिखा है कि कार्यपालिकी जो कार्य हो रहे हैं कार्यपालिका के द्वारा, उसकी जानकारी राष्ट्रपति जो होगा वह प्रधानमंत्री से मांग सकता है, ये कह रहा है बस। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रियों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र की मंत्रियों की संख्या जो है वो 51 है। जब आज़ादी तक एक फैक्ट के रूप में क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो 15 अगस्त था, 15 अगस्त 1947, उस समय में मंत्रिमंडल की मंत्रियों की संख्या कितनी थी? 18 थी। कितनी थी? 18 थी आजादी के समय। वहीं वर्तमान में कितनी है? 51 हो चुकी है। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि नीचे दिए गए सही उत्तर का चुनाव करना है। संघ की कार्यपालिकी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। जब हम लोग राष्ट्रपति वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था हो सकता है यहाँ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति लिख दें, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये गलत होता है, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? वो राष्ट्रपति में है। अब लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह भी सही है नहीं है। यह भी कथन सही है, क्योंकि अगर उसे मंत्री बने मतलब प्रधानमंत्री बने रहना है, तो उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं होता, तो 6 महीने बाद वह पद जो है रिक्त माना जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर आपको राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति का कथन ये देखिए, 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? वह होगी राष्ट्रपति में निहित होगी। अब है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, ये गलत है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये भी गलत है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, ये गलत है। किसी को बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद का वास्तव नेता होता है, ये सही है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, वह होता है नियुक्त होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है,
वह है आप देखेंगे केंद्रीय स्तर का है। राज्य स्तर में आप प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान किया गया है कि दायित्वों का कि मन प्रधानमंत्री के दायित्वों का कि वह समय-समय पर राष्ट्रपति को कार्यपालिका में हो रहे कार्यों की जानकारी देगा। कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट का तात्पर्य आप देखेंगे कैबिनेट स्तर के मंत्री से है। एक प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है, वह प्रयोग किया 352 के खंड 3 में किया गया है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपाल स्वामी अय्यर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उससे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए, जो कि गलत है। अब है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के संतुष्टि के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। ये सही था। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय या विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा है हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, तो यह सही है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिकी शक्ति किसके पास है? तो वो है आपके प्रधानमंत्री के पास है असली कार्यपालिकी शक्ति। नाम मात्र की शक्ति जो होती है वह देखेंगे आप राष्ट्रपति के पास होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों को उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकी कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम पर होती है। यह गलत है। समस्त कार्यपालिकी कार्रवाई जो होगी वो होगी राष्ट्रपति के नाम पर होती है। अब है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य होते हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष के लिए वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में जब वोट होता है तो वह लोकसभा में होता है और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही इसका जो है अपना वोट डालते हैं। भारतीय भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति के पद से हटाने की विवेचना करता है? तो वह करता है अनुच्छेद 75 करता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा में ही कहते हैं प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्रकार से होता है, तो वो ज़रूर होते हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा जाए तो वह राज्यसभा के सदस्य थे। कभी यह क्वेश्चन आ जाए कि केवल प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि राज्यसभा के से चुन के आए हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का अवश्य सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदस्य होना चाहिए। ये सही बात है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो आप देखेंगे 25 वर्ष है और वोट डालने की 18 वर्ष है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है
अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है, केवल 6 महीने तक रह सकता है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, वह 6 माह तक हो सकता है। संसद भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह है कि मंत्रिमंडल के सदस्य निम्न सदन के होते हैं। ये गलत है। उच्च सदन के सदस्य हो सकते हैं। भारत का मंत्री प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो वो होता है आपका लोकसभा के प्रति, क्योंकि वह लोकसभा का ही सदस्य अक्सर माना जाता है और लोकसभा के प्रति ही जो वो उत्तरदायित्व होता है, जवाबदेही दे रखता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है, तो उत्तरदायित्व होता है सामूहिक रूप से। देखेंगे आप लोकसभा के प्रति, एक संवैधानिक बाध्यता के प्रति और 75(3) के अनुसार होता है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, वह होती है लोकसभा के प्रति होती है, इसमें है नहीं। संसद में होगी तो राज्यसभा भी आ जाएगा और राष्ट्रपति भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री तो खुद ही उसका सदस्य, वो तो होगा नहीं। राष्ट्रपति के प्रति हो नहीं सकती है। अध्यक्ष तो होते नहीं है, तो इसलिए विवादित हो गया है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद जो इसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो मंत्रिपरिषद यहाँ का निकटतम आंसर देखा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगी, लेकिन ये विवादित है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? वह होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, वह होते हैं केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। थोड़ा इधर रफ कर दें। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती। सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रदान पद धारण करते तो नहीं, ये तो यहाँ होना चाहिए, राष्ट्रपति के हैं। कथन और कारण के प्रश्न हैं। भारत संघ में मंत्रिपरिषद नियुक्त संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो ये और कारण गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस तरह के प्रश्न में। दूसरे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर निम्नलिखित कथनों पर विचार के लिए बोला गया है, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। बी और सेकंड और थर्ड सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में से किसका भारत के संसद में भारत के संसद में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। वह आप देखेंगे, वह होता है आपका कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन के बहुमत खो दे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करते हैं, वह करते हैं विधायिका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? वह रख सकती है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो रख सकती है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? वह देना पड़ेगा लोकसभा को देना पड़ेगा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपना त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? वह होती है स्पीकर। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आवश्यक प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, वह होनी चाहिए 50।
लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने लाने हेतु न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 50। भारत के भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, सही है ये। किसी भी संविधान मतलब भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है जो है अविश्वास प्रस्ताव का। साथ ही आप सेकंड ऑप्शन देखिए, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं, तो यह सही है। ये भी सही है क्यों सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित होंगे, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है तो उसका विघटन होने की कोई बात ही नहीं उठती है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित मंत्रियों के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? वह है राष्ट्रपति शासन लागू होना। यह सही स्थिति नहीं है। 40वां प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? वह था कैलाश नाथ काटजू है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो ये जो विवादित प्रश्न है उस समय जो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री देखेंगे आर के परशुमुख चेट्टी थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 17 अगस्त 1948 तक इस पद पर रहे थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जॉन मिथाई के वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? तो वो थे बी आर अम्बेडकर, कानूनी मंत्री थे। निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उसके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो आप देखेंगे डी केवल थर्ड वाले यानी कि सी एच भाभा। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, वो थे देवगौड़ा साहब थे। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के साथ सुमेलित है, मतलब कौन किसके कार्यकाल से सुमेलित है? तो देवगौड़ा आप देखेंगे, देवगौड़ा जो थे वो आपके कंफ्यूजन हो रहा है। एच जी देवगौड़ा 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक थे। तो ये वाला ऑप्शन जो आप देखेंगे, ये वाला डी वाला वह सही मैच होगा। बाकी उल्लेख में है, इनको आप देख सकते हैं। इस तरह के प्रश्न अगर बिल्कुल स्पष्ट आ रहे हैं तो ही मैच कराइएगा, अदरवाइज ये सब प्रश्न छोड़ भी सकते हैं कि कोई किसी का इतना लंबा कार्यकाल, स्पष्ट कार्यकाल याद करना जरूरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इंदिरा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं और गुलजारीलाल नंदा भी हैं। तो ये जो है उपयुक्त सभी प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद एक बार से अधिक समय अंतराल के लिए शोभित किया है? यानी कि एक बार से अधिक बार कौन प्रधानमंत्री बना है? जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री थे नहीं, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दूसरा ऑप्शन हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। अब ये और ये बचे हुए हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी भी थे ही, पांचवा वाला ऑप्शन होगा तो ये भी हटा दीजिए। तो 3, 4, 5 ही होने चाहिए। गुलजारीलाल नंदा भी थे, इंदिरा गांधी भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। वर्तमान में आप देखेंगे तो 2 बार कार्यकाल जिनका पूरा होने वाला, दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। 2 बार कार्यकाल के दौरान आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे। अब है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? वो मृत्यु हुई थी जवाहरलाल नेहरू की हुई थी। कहाँ हुई थी? उज्बेकिस्तान। तो वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है वहां, तो इसका नाम है ताशकंद। वहां हुई थी कब? 11 जनवरी 1966 को हुई थी। निम्नलिखित राज्यों अथवा उनके सुमेलित मंत्रियों को सुमेलित करना है कि कौन से, मतलब कि भारत से संबंधित मुख्यमंत्री का मिलान करना है। पीवी नरसिम्हा राव कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से थे। कहाँ से थे? ये मैच कराने वाला है। तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे अविभाजित, जो आंध्र प्रदेश से थे। विभाजित कब हुआ? 2014 में विभाजित हुआ। कौन सा राज्य बना? तेलंगाना बना था।
मोरारजी देसाई बम्बई से थे, एच.डी. देवेगौड़ा वो कर्नाटक से थे, चरण सिंह जो था वो अविभाजित उत्तर प्रदेश में थे, क्योंकि 9 नवंबर को 2000 में कहते उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया था। और कौन बनाया गया था? बनाया गया था उत्तराखंड बनाया गया था। नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? वो नहीं थे, चंद्रशेखर नहीं थे। अब है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? वह थे आपके चंद्रशेखर जी थे। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? वो थे अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा सदस्य चंद्रशेखर थे। भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल इस कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए थे? वो थे चौधरी चरण सिंह। इसको याद रखना ऐसे इम्पोर्टेंट, एक मजाक के तौर पे देख सकते हैं। चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह कभी भी लोकसभा का चरण स्पर्श करने नहीं गए, इसलिए वह कभी अपने कार्यकाल के दौरान संसद में उपस्थित नहीं थे। स्टोरी देख लेते हैं इनकी। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक नहीं हुई थी। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। अतः अन्यथा अन्य तीनों पर जो प्रश्नगत प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे। अब याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? मतलब कि भारत के वित्त मंत्री कौन कौन रहे हैं? तो वीपी सिंह रहे हैं, आर वेंकट रमन रहे हैं, वाई बी चंद्रचूड़ रहे हैं और प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री कौन थे उस समय? मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह सही नहीं है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहाँ से थे? वो असम के राज्यसभा के सदस्य थे। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान को आकर्षित करने के लिए बोला जा रहा है। कथन है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, क्योंकि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो यह जो है सही नहीं है। मतलब कि दोनों कथन सही है पर एक दूसरे के कारण स्पष्ट नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, क्योंकि वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। ये भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो डी जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन जो वह हुआ था आपके संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। मतलब संविधान में भी कहीं उप प्रधानमंत्री के बारे में नहीं लिखा गया, ये ध्यान रखने की बात है। कथन अब प्रश्न है 62वां। भारतीय संघ की कार्यपालिकी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारतीय संघ की कार्यपालिकी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। ये क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़िए, क्योंकि जब आर्टिकल आप 53 देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है भारतीय संघ की कार्यपालिकी शक्ति इसमें निहित है, वो है राष्ट्रपति में निहित है। तो पहला वाला तो गलत हो गया है, पहला वाला सही नहीं, पहला वाला गलत हो गया है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष होता है, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही, क्योंकि दोनों ही कथन सही नहीं है। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होते हैं, जो कि गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के दिशा निर्देश कार्य करता है, ये भी गलत है।
अब प्रश्न है कथन कारण और कथन कारण के प्रश्न से रिलेटेड है और 4 कथन दिए हुए हैं। संविधान में कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है। कैबिनेट तो ये जो आप देखेंगे उल्लेख नहीं है। कैबिनेट समिति प्रधानमंत्री के द्वारा समय की जरूरी एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो आवश्यक है तो यह आवश्यक नहीं कि संसदीय मामलों के समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हों। तो ये जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा। कथन 1 और 2 सही है लेकिन कथन 3 और 4 गलत है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो होता है मंत्रिमंडल सचिव होता है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री की संख्या प्रधानमंत्री के में सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% हो गए। तो आप देखेंगे कि 91वां संविधान संशोधन ये बोलता है, ये वाला 2003 में लाया गया था। अब है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल 15% कर दी गई थी? वह था आपका देखेंगे तो 91वां संविधान संशोधन 2003। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रियों की संख्या 18 थी। सही है। वर्तमान में केंद्र में मंत्रियों की संख्या 36 है, जो कि गलत है। अभी 51 हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित नहीं है? वह है श्वेत पत्र। भारत से संबंधित नहीं है। देखिए भारत से संबंधित नहीं है। नहीं, थोड़ा सा है, ये देख लेते हैं। धैर्य बनाए रखिए, जल्दी से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मंत्रिपरिषद वाला। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किस रिपोर्ट पर आधारित है? वो है गोपाल स्वामी अय्यर की रिपोर्ट पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य से संबंधित है? वो आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करती, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय की सहायता करती, ये भी सही है। उसके बाद है काउंसिल्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं, सॉरी प्रधानमंत्री होते हैं। अब है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? वो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का। यहाँ गलती से गृह मंत्रालय टिक मार दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। अब है 74वां प्रश्न। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो वो 1951 में सृजित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। सुमेलित राजीव गांधी कर्मभूमि से सुमेलित नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान दिया था जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो रही तो उसकी जीत के लिए। जय किसान का नारा तब दिया गया था क्योंकि भारत उसी वक्त भूखमरी के कगार पर खड़ा हुआ था और यही समय था जब आपका 1974, 75, 76 का जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। इन दोनों को मिला के ही बोला गया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे महान्यायवादी, अधिवक्तक और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।